हाय एवरीवन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किए थे हम लोग और एक लेक्चर इसका देखे थे जिसमें एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अल्कली मेटल्स का वो इतना हाई क्यों होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वह है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या इसी को आप बोल सकते हो मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर देखो, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वे सभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पूरे एस ब्लॉक की बात तो नहीं करेंगे, अल्कली मेटल्स की बात करेंगे। अल्कली मेटल्स की बात करेंगे हम लोग। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो अल्कली मेटल्स जो हैं वे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का मतलब हुआ कि वे इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ऑल अल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, दैट इज they have a great tendency to lose one electron of their valence shell and form a monovalent cation। जैसे मान लिया जाए कि M कोई अल्कली मेटल है, M कोई अल्कली मेटल है, तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं वह NS1 जानते हैं। जब एनर्जी दोगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा तो M+ इलेक्ट्रॉन बाहर, दिस इज मोनोवैलेंट केटायन। यह जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है ना वो बहुत कम होता है, 300 से 500 किलो जूल के आसपास होता है। और इस कम आयोनाइजेशन एनर्जी के चलते ही अल्कली मेटल्स आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वे फॉर्मेशन करते हैं केटायन का या हम लोग बोले पॉजिटिव आयन का। तो ड्यू टू अ स्मॉल आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म या मोनोवैलेंट केटायन। और जो ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और आसानी से जो है वह केटायन का फॉर्मेशन करते हैं और वे स्ट्रांगली मेटेलिक नेचर। अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन को तो अल्कली मेटल में हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, जान रहे हो। तो अल्कली मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है इनका, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉफ्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल का यदि इतना बड़ा कोई टुकड़ा है, क्रिस्टल है, तो इसको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हो, ऐसे करके आसानी से काट सकते हो। सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो देखो, मेटल्स में जो बॉन्डिंग होता है मेटेलिक बॉन्ड, और इस मेटेलिक बॉन्ड के बारे में जो है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़े हैं। और मेटेलिक बॉन्ड का कंसेप्ट कहता है कि यदि कोई मेटल का क्रिस्टल है तो उस मेटल क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं वे सारे एटम्स क्या करते हैं, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके एक इलेक्ट्रॉन C या इलेक्ट्रॉन पूल बनाते हैं। और जो केटायन बनते हैं, जैसे ही केटायन बन गया तो यह केटायन इसी में जो है डूबा हुआ रहता है। किसी भी मेटल क्रिस्टल में उसके जितने भी मेटल एटम्स हैं सारे एटम्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे
और सारे एटम्स जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वहाँ, और वे सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन पूल बनाते हैं। जैसे अल्कली मेटल हम लोग लेकर के चलेंगे तो अल्कली मेटल का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यदि आप 1 मोल एटम लेकर के चलते हो तो इसका मतलब हो जाता है तकरीबन इतने एटम्स, 10⁻23 एटम्स ऐसे। तो यदि अल्कली मेटल का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आप 1 मोल एटम लेते हो, मतलब इतने एटम्स, तो इतने एटम्स मिल करके इतना के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्रिस्टल के अंदर तो वे सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी में जो है ऐसे स्प्रेड होते हैं, फैले रहते हैं, और ये जो केटायन बना इसी में डूबा हुआ रहता है। तो ये केटायन का प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस के बीच जो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट होता है वही कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड। अब यहाँ जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उतना अधिक होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अधिक होने का मतलब हुआ कि वह हार्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ऐसे। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्कली मेटल में एक तो पॉजिटिव चार्ज भी बहुत कम है, एक ही प्लस है, मात्र 1 प्लस चार्ज है अल्कली मेटल्स पे। इलेक्ट्रॉन भी एक ही लूज कर रहा है, एक एटम, तो कम पॉजिटिव चार्ज है, कम इलेक्ट्रॉन है, उसके चलते क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगा, और इसी का परिणाम है कि ये सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है कम, क्योंकि इसके पॉजिटिव मेटल केटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट होता है वह कमज़ोर होता है, और उसका रीजन कम पॉजिटिव चार्ज है मेटल एटम पे, क्योंकि वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 ही प्लस आएगा। वो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एटम प्लस चार्ज उसके हिसाब से रहता है, तो यदि कम इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में तो कम ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो प्लस चार्ज भी क्या रहेगा, कम रहेगा। सिंपल सी बात है। तो यही वजह है कि अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, सोडियम को आसानी से जो है हम लोग काट सकते हैं चाकू वगैरह से। एक्सप्लेनेशन हम बता दिए। उसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल का, वह है फ्लेम कलरेशन। अल्कली मेटल्स को यदि जलाओगे तो अलग अलग कलर का फ्लेम निकलता है। क्यों अलग अलग कलर का फ्लेम निकलता है उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या बताए हम कि अल्कली मेटल को यदि बर्न करोगे तो जो फ्लेम निकलेगा उससे वे अलग अलग कलर के होंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं, येलो कलर का फ्लेम निकलता है, कभी कभी उसमें प्लास्टिक वगैरह डाल दोगे तो ब्लू कलर का फ्लेम आ जाता है। तो एक कलर जो है फ्लेम का, यह किस पर डिपेंड करता है और क्यों अल्कली मेटल्स के लिए अलग अलग जो है कलर के फ्लेम होते हैं। तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रिबिडियम है, सीजियम है। लिथियम को बर्न करोगे तो इससे जो फ्लेम निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड को ब्रिक रेड समझ सकते हो, ईंट का जो लाल कलर होता है ना वैसा लाल, पूरा ब्लड रेड नहीं, ईंट जो होता है उसका जो कलर है लाल वैसा क्रिम्सन रेड उसको बोलते हैं। सोडियम के लिए येलो, पोटासियम का पेल वायलेट, हल्का वायलेट कलर का, इसका है डीप वायलेट, डीप वायलेट, और इसका है ब्लू। तो प्योर ब्लू नहीं, ब्लूइश कलर ऐसा।
तो ये जो अल्कली मेटल्स देख रहे हो, और इन अल्कली मेटल्स का अलग अलग जो है फ्लेम कलर है। लिथियम को जलाओगे तो क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम निकलेगा, सोडियम को जलाओगे तो येलो निकलेगा, पोटासियम को जलाओगे तो हल्का वायलेट, रुबिडियम से पूरा वायलेट, और सीजियम से हल्का ब्लू कलर का, ब्लूइश कलर का फ्लेम निकलता है। अब ऐसा होता क्यों है उस बात को समझोगे। जैसे मान लो कि यह लिथियम का टुकड़ा है। अब लिथियम के एटम का जो स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, ऐसा 2 सेल्स हैं। फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इस लिथियम को तुम बर्न करोगे, आग लगाओगे, इसमें जलाओगे, तो इससे क्या होगा कि जो तुम आग लगाए हो उससे मिलेगा एनर्जी, नहीं एक प्रकार से बोलो उसको थर्मल एनर्जी, और वह एनर्जी मिलेगा लिथियम एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगा, सेकेंड को भी मिलेगा। लेकिन चूंकि सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो जब इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, इधर से जब एनर्जी मिलेगा और इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, तो यह एक्साइट कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जो हाइयर ऑर्बिट्स हैं उस ऑर्बिट में जाएगा। ऐसे एक्साइटेशन हो जाएगा उसका। हम लोग जानते हैं कि कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वही हाइयर ऑर्बिट में नहीं रहता है, वापस ग्राउंड ऑर्बिट में आता है। और जब यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड ऑर्बिट में आएगा तो क्या होगा कि यह एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा वह अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी एब्जॉर्ब भी किया रेडिएशन के फॉर्म में, आग एक प्रकार का रेडिएशन हुआ, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाइयर ऑर्बिट में गया, वहाँ से फिर वापस आया, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करेगा, अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यह इमिट किया, यह लाई करता है विजिबल रीजन में, यह लाई करता है विजिबल रीजन में। हम लोग जानते हैं कि सनलाइट में कई प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन उसमें से जो विजिबल लाइट है, जो लाइट पृथ्वी पे आता है, जिस लाइट को हम लोग देख पाते हैं, विजिबल कर पाते हैं, उस लाइट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इस रेंज में उसका वेवलेंथ होता है ऐसा। तो अब यह जो विजिबल रीजन है जिसमें वेवलेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो हम लोग और भी जानते हैं कि जो विजिबल लाइट है उसमें तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, विबजियोर, इतना तो जानते हैं हम लोग कि जो विजिबल लाइट है जब स्पेक्ट्रम बनता है तो ये 7 कलर जो है इसमें मिलते हैं विबजियोर करके। तो ये जो कलर यहाँ से मिल रहे हैं, इन सारे कलर का अलग अलग वेवलेंथ है। वायलेट का अलग वेवलेंथ है, इंडिगो का अलग है, ब्लू का अलग है, ग्रीन का अलग है, येलो का अलग है, ऑरेंज का अलग है और रेड का अलग है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है ना कि जब तुम यहाँ एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें से इस सारे रेडिएशन या सारे कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, कोई एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो फिर इसी में से कोई एक पर्टिकुलर कलर का रेडिएशन को इमिट कर देगा। अब जो कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया वही कलर का लाइट इमिट नहीं करता है, उसका कम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो आगे पढ़ोगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो इसमें से जिस लाइट को वह इमिट करेगा वही लाइट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वही लाइट हम लोग देखते हैं। तो लिथियम का क्रिम्सन रेड कलर है, इसका मतलब कि लिथियम में यह एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो काफ़ी हाई वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करता है, जो कि रेड वाला रीजन में आता है, इसलिए इसका कलर रेड है। सोडियम का येलो है इस जगह पे, मतलब उससे कम वेवलेंथ वाला लाइट इमिट करता है। इस सब का वायलेट है तो और कम वाला करता है, फिर इसका ब्लू है तो अलग वेवलेंथ का लाइट इमिट किया। तो यह अलग अलग कलर जो है वह डिपेंड करता है कि इसमें से किस रेडिएशन को वह एब्जॉर्ब करेगा और फिर किस रेडिएशन को इमिट करेगा। हमेशा इस बात का जो है ध्यान रखोगे। किसी भी सब्सटेंस का कलर तभी हो सकता है जब उसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो,
और कलर आने का बेसिक थ्योरी यही है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलेगा, सनलाइट है, हीट है, कहीं से भी उसको एनर्जी मिलेगा, और जब एनर्जी मिलेगा तो वह इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वापस वह इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिर से वह रेडिएशन इमिट करता है, और जो रेडिएशन इमिट करेगा वह विजिबल रीजन का कोई रेडिएशन होगा, इसमें से कोई एक, और इसमें से जो कोई एक कलर का रेडिएशन होगा वही कलर का वह सब्सटेंस दिखाई देता है। तो यहाँ अलग अलग कलर क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस सब में वह अलग अलग वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा और फिर अलग अलग वेवलेंथ का लाइट इमिट भी करेगा। बाकी मेटल्स का कलर नहीं होता है, क्योंकि बाकी मेटल में यह जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आसानी से जंप नहीं कर सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वह सब इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा रहता है न्यूक्लियस से। हम लोग देखें कि जो अल्कली मेटल्स है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है, इसीलिए अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं। बाकी मेटल्स है उस सब में ऐसा कोई बात नहीं है, सारे मेटल्स को जलाने से ऐसा कलर फ्लेम नहीं आता है। तो ये सब में आ रहा है क्यों? क्योंकि इस सब का इलेक्ट्रॉन आसानी से एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है और वहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, वह इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली हेल्ड है किसके तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए। उसके बाद कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई मेटल है, मान लें सीजियम है, और इस मेटल क्रिस्टल पर लाइट पड़ रहा हो, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार कि लाइट से मिलता है एनर्जी। अब अभी जैसा बताए थे कि मेटल क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो है वह पॉजिटिव मेटल कोर से जुड़ा रहता है, तो जब लाइट इस पर पड़ेगा तो लाइट यदि सफिशिएंट एनर्जी वाला है तो सबसे पहले इस फोर्स को ब्रेक करेगा, और जब इस फोर्स को ब्रेक करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन जो है वह क्रिस्टल से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो यदि लाइट पड़ने से मेटल क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है कि लाइट पड़ना है और लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन भी निकलना है। केवल लाइट का इंसिडेंट होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी जरूरी है, तब यह कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा वह उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से किसका निकलेगा? जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। अल्कली मेटल में हम लोग जान रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, ऐसा सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी का निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा सीजियम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी 4 एलिमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ किसके लिए मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या किसमें मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो इस बात को ध्यान रखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, और जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम शो करेगा। तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कली मेटल्स के, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ फ्लेम कलर, आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी आता है। देखो, मेटल्स का जो केमिकल रिएक्टिविटी है वह डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने के टेंडेंसी पे। इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा उस मेटल का केमिकल रिएक्टिविटी भी उतना ही अधिक होता है। तो केमिकल
रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स का केमिकल रिएक्टिविटी। तो बोल रहा है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वे हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और रिएक्टिव क्यों हैं तो उसके कई वजह है। सबसे पहला लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इन दो कारणों के चलते जो अल्कली मेटल्स हैं वे हाईली रिएक्टिव हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि अल्कली मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब हुआ कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो अल्कली मेटल के एटम्स हैं वे आपस में कमज़ोर फोर्स से जुड़े रहते हैं, तो कम एनर्जी दे करके ही इस फोर्स को ब्रेक किया जा सकता है और ये एटम जो है यहाँ से निकलेगा। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का रिएक्शन करवाओगे तो केमिकल रिएक्शन में यही दो बातें होती हैं, या तो उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा या फिर ऐसे एटम्स जो आपस में जुड़े हैं वे एटम्स ऐसे टूट जाएंगे ऐसे करके। तो एटम्स जो आपस में जुड़े रहते हैं जिसको तोड़ने में जो एनर्जी लगता है वही कहलाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि वे आसानी से एटम अलग हो जाएंगे और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब हुआ कि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब रिएक्टिविटी की बात यदि करें ऐसा, तो डाउन द ग्रुप जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, डिक्रीज करता है। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा तो जो रिएक्टिविटी है इन अल्कली मेटल्स का ऑब्वियसली यह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज। अब चूँकि वे रिएक्टिव मेटल्स हैं तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो अल्कली मेटल्स के द्वारा शो किए जाएंगे। तो कौन कौन से रिएक्शंस हैं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ओर रिएक्टिविटी क्या है। तो अल्कली मेटल्स को जब एयर के प्रेजेंस में बर्न करोगे, मतलब ऑक्सीजन रहेगा यहाँ समझो, तो ये बदल जाते हैं ऑक्साइड्स में। ये बदल जाते हैं क्या चीज़ में, ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं। क्यों ऑक्साइड्स में बदलते हैं, क्या कारण है इसका, तो देखते हैं। जैसे मान लें कि M कोई अल्कली मेटल है, 4 मोल या ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो बनाएगा ऑक्साइड, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, तो इस ऑक्साइड को यदि वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये बदल जाएंगे हाइड्रोक्साइड में। क्या चीज़ में बदल गया, हाइड्रोक्साइड में। और फिर यह हाइड्रोक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करोगे तो ये बदल जाएगा कार्बोनेट में, +H2, कार्बोनेट में बदल जाएगा ऐसे। तो ये रिएक्शन है कि अल्कली मेटल डायरेक्टली ऑक्सीजन से कंबाइन करके पहले ऑक्साइड में बदलेगा, ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा,
हाइड्रोक्साइड को फिर CO2 में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा, उसका मेटल कार्बोनेट बन जाता है। अब इसमें से जो ऑक्साइड्स बनते हैं, एक कई प्रकार के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। एक नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, नॉर्मल ऑक्साइड मतलब जिसमें O पर 2 चार्ज हो। एक परऑक्साइड बनता है, O2 पर डबल-, और एक सुपर ऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड O2 पे माइनस। ऐसे ये 3 प्रकार के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है जब अल्कली मेटल को एयर से ट्रीट करवाओगे। जैसे लिथियम का बर्निंग होगा 4Li + O2 तो 2Li2O, नॉर्मल ऑक्साइड बना। लेकिन वही ऑक्सीजन सोडियम लोगे तो यह परऑक्साइड बनाता है, Na2O2। और वही यदि पोटासियम रिबीडियम वगैरह लोगे, यहाँ रिबीडियम और सीजियम भी हो सकता है, O2 से कंबाइन करवाओगे तो यह सुपर ऑक्साइड बनता है। ऐसा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा लिथियम, परऑक्साइड बनाएगा सोडियम, और सुपर ऑक्साइड बनाएंगे ये 3 एलिमेंट, पोटासियम, रिबीडियम और सीजियम। ऐसा तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अल्कली मेटल किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको एकदम से जो है ध्यान में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कौन से अल्कली मेटल किस प्रकार के ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन करते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो याद रखना इसको। इसमें से यदि स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग इन ऑक्साइड्स का, तो जैसे नॉर्मल ऑक्साइड है O पर 2- लाइक दिस, परऑक्साइड है तो ऐसा स्ट्रक्चर, 1- यहाँ 1- यहाँ। फिर सुपर ऑक्साइड है O2-, तो O2- को कहीं ना कहीं आप ऐसे दिखा सकते हो, माइनस यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ऐसे इस प्रकार से। तो यह परऑक्साइड, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड एंड दिस वन इज सुपर ऑक्साइड। 2 O पे 1- है, यहाँ प्रत्येक O पे 1 है, और यहाँ एक ही O पे 2- है, वह इलेक्ट्रॉन के चलते जो है ऐसा होता है। तो फिलहाल तो इतना याद रखोगे कि अल्कली मेटल में लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और सोडियम के बाद जो बच गए पोटासियम, रिबीडियम और सीजियम, ये तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। O पर डबल- नॉर्मल ऑक्साइड, O2 पे डबल- परऑक्साइड, O2 पे 1- सुपर ऑक्साइड। स्ट्रक्चर तीनों का जो है बता दिए। अब हम लोग फिर आगे देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, वाई सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, lithium forms normal oxide and the alkali metals like rubidium, cesium form super oxides। कि ये अलग अलग अल्कली मेटल्स अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।